हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आ गया हूं आप सभी के बीच एक नया चैप्टर लेके। तो आज हम लोग करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीज बताने वाला हूं। क्लियर है क्या? जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के तरह भैया क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट देखना है क्या। तो देखो क्या बोला है कि मैच द फॉलोइंग। क्या बोला? यहाँ पे कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ उनका नेचर दिया हुआ है। तो पहले मैं नेचर के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक पता है कौन शो करता है? मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ना वो बेसिक नेचर होते हैं। मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? फिर मैं बात करता हूं एसिडिक ऑक्साइड का। तो एसिडिक कौन शो करता है? तो भैया जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं ना वो मेरा कैसा नेचर शो करता है? एसिडिक। तो बेसिक बता दिया, एसिडिक बता दिया। अभी भी दो बचा है। कौन? तो भैया यहाँ पे कोई है, ये कौन है? न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन शो करेगा? इसके लिए मैंने शॉर्टकट बना दिया भैया। देखो शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पे है मेरा शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या कहता है कि भैया नो को नाश होगा। अरे भैया क्या होगा? नो को नाश होगा। ये क्या है? तो ध्यान से देखना। नो मतलब नो, दैट्स कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। को मतलब को, कार्बन मोनोऑक्साइड। नास मतलब N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। और होगा का मतलब भैया जल हो गया, H2O, ये वाटर है। तो ये चार मेरा न्यूट्रल ऑक्साइड है, एकदम मुंह पे होना चाहिए। नौ को नाश होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कोबाल्ट मत समझ लेना। कोबाल्ट ये होता है सी बड़ा ओ छोटा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, सी भी बड़ा और ओ भी बड़ा। क्लियर है ना? ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। याद रखेंगे भैया, कौन सा गैस बोलते हैं? इसी को हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है? और होगा का मतलब तो वाटर होता है। क्लियर है ना? अब कौन बच गया भैया यहाँ पे? मेरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। किसको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड? सुनना, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। कहां बताऊं? यहाँ बता दूं। देखो कहां बताऊं, यहाँ बता दूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है। तो होता कैसे है? देखो, अगर तुमने एल्युमिनियम का ऑक्साइड लिया, अगर तुमने इसको बेस के साथ रिएक्ट किया ना, बेस के साथ, तो ये खुद एसिड बन जाएगा, खुद एसिड बन गया। क्लियर है ना? अगर तुमने क्या किया, इसको एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये खुद बेस बन जाएगा। मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, ये एसिड है, ये बेस है, ये आपका बेस है और ये क्या है? एसिड है। तो एसिड प्लस बेस से क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो एग्जांपल मैं बता देता हूं। जब ये रिएक्ट करता है ना तो यहाँ पे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में वाटर निकलता है। रिएक्शन बता दिया मैंने, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है? और यहाँ पे क्या बनेगा? AlCl3 साथ में H2O। क्लियर है ना? तो चारों आपको ऑक्साइड्स के बारे में आइडिया लग चुका है। अब देखो मैच करते हैं। ठीक है ना? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो भैया क्लियर हो गया, ये कौन है? कहाँ गया भैया? कहाँ गया? एम्फोटेरिक है। ठीक है, सॉरी, एम्फोटेरिक बोलता हूँ। क्या है भैया? नौ को नाश होगा। ये क्या है भैया? मेरा न्यूट्रल है। क्लियर है ना? MgO, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है। तो भैया बी का 1 है। एल्युमिनियम तो एम्फोटेरिक है। Cl2O3, क्लोरीन मेरा नॉन मेटल है। नॉन मेटल का कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो कंसेप्ट में पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है? तो आ जाओ भैया, ए का 2 कहाँ है? ए का 2 एक ही ऑप्शन में, डायरेक्टली कर लेते। ए का 2 है। ठीक है भैया? बी का क्या है? 1 देखो है। सी का क्या है भैया? 4। सी का 4 और डी का क्या है? 3 है। ठीक है, देख सकते हो। क्लियर है ना? तो आई होप आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गया होगा। जल्दी से जल्दी उतार लेंगे। चलो तो भैया क्वेश्चन के साथ साथ जितने कंसेप्ट होते हैं हमें वो लेते चलना है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या बोला देखो, बोला है एन एलिमेंट एक्स ऑकर्स इन अ शॉर्ट पीरियड हैविंग कॉन्फिगरेशन NH2NP1, द फॉर्मूला एंड द नेचर ऑफ द ऑक्साइड। देख रहे हो भैया, नेचर पे बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब कैसे करेंगे? NH2NP1, NH2NP1। तो मेरे को याद आया, मैं छोटा छोटा लेता हूं। जैसे मैंने लिखा बोरोन, एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो यहां लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे देखो भैया NH2NP1 लिखा है, यहाँ भी देखो NH2NP1 है ना। अगर N2 है तो 2s2 2p1। मतलब ये बोरोन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। पर बोरोन फैमिली में कौन कौन होता है भैया? कौन कौन? बोलो जल्दी से। बैगन आलू गोभी इन थैला। अरे भैया बैगन आलू गोभी इन थैला। हो गया या नहीं हो गया? अब ध्यान से देखो, अगर तुमने बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 लिखा है तो एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है ना। इसका एटॉमिक नंबर, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6
3s2 3p1, यहाँ भी देखो भैया NH2 NP1 आ गया या नहीं आ गया? आगे पढ़ो तो बोला है द फॉर्मूला एंड इट्स नेचर ऑफ द ऑक्साइड। मेरे को पता है एल्युमिनियम के बारे में तो एक याद आया, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि भैया एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो होता है Al2O3 और इसका नेचर कैसा होता है? M4 देखो तो कहीं दिया हुआ है क्या? देखो तो X2O3, X मेरा अगर एल्युमिनियम होगा तो Al2O3 हो गया और इसका नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। क्योंकि जैसे ही बोरोन फैमिली आया ना मेरे दिमाग में काम करना स्टार्ट कर दिया भैया कि बोरोन फैमिली में एल्युमिनियम बड़ा फेमस है, जरूर उससे क्वेश्चन होगा और एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3 होता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल में बताऊं, ये XO3 एसिडिक दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में होता, अगर इस फॉर्म में होता NH2NP4, सीखते चलो भैया, क्वेश्चन करना काम नहीं है, क्या क्या सीख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा होता है NH2NP4 तो हमारा आंसर होता है XO3। अब बोलते सर कैसे? क्या आपको याद है सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होगा ना 16। देखो 2 2 4 6 4 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे देखो NH2NP4 है और आपको पता है सल्फर का ऑक्साइड क्या बनाता है? SO3 बनाता है और सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होता है। तो अगर ये होता मेरा NH2NP4 तो ये हो जाता है XO3 एसिडिक। क्लियर है? तो इस तरह से अपने को चेक करना पड़ेगा कि इसका कौन सा ऑक्साइड होता है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। जल्दी से उतारेंगे। चलो हो गया, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़े। क्या बोला है? द ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द गिवन ऑक्साइड। एक बात मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में इधर होता है एस ब्लॉक होता है, इधर मेरा पी ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक में क्या होते हैं भैया? मेटल्स होते हैं और पी ब्लॉक में क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं ना? जल्दी से बताओ। और आपको पता है कि एस ब्लॉक का जो ऑक्साइड्स होता है वो कैसा होता है? बेसिक ऑक्साइड्स होता है और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है वो एसिडिक ऑक्साइड्स होता है। तो इतना मैं बोल सकता हूं कि अगर पीरियोडिक टेबल के मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो बेसिसिटी या बेसिक ऑक्साइड का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। हाँ या ना? तो लेफ्ट से राइट में बेसिसिटी कम होता है और एसिडिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है ना? और अगर मैं जाता हूं टॉप से बॉटम, अगर मैं टॉप से बॉटम जाता हूं ना, अगर एक साइड घटा है तो एक साइड क्या हो जाएगा मेरा? बढ़ते चल जाएगा। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है। क्लियर है? ओके चलो देखो क्या बोला है कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, मतलब हम लोग ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, बेसिक स्ट्रेंथ बोला है, मतलब बेसिक कैरेक्टर बोला है। तो आपको पता है जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर कम होते जाएगा। तो ये तो सही है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद कॉपर, डायरेक्टली मेरा सही हो जाएगा। पर यहाँ देखो मैग्नीशियम आगे दे दिया, सोडियम पीछे दे दिया, गलत हो जाएगा। एल्युमिनियम तो एम्फोटेरिक होता है, सोडियम पीछे दे दिया, गलत हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड नहीं, ये मेरा आपका कॉपर जो होता है ये क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और इसका बेसिसिटी कम ही होता है। क्लियर है ना? तो सबसे अच्छा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तो अपना एम्फोटेरिक हो जाता है, ये तो अपने को पता भी है। तो बेसिसिटी कम होते चले जाएगा। क्लियर है ना? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूं उसको लिखते जाएंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आप बोलोगे सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? मैं ध्यान से समझाता हूँ। देखो एक टर्म अपने को पता होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी किसको बोलते हैं? आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। जिस स्पीसी में सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी बोलते हैं। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे मैंने ले लिया N-3, O-2, F पे माइनस, Ne, उसके बाद सोडियम पे प्लस, Mg पे +2, एल्युमिनियम पे +3। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हैं। कैसे देखना? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 3 कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया? 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, -2 मतलब गेन ऑफ 2, तो 8 + 2 कितना हो गया? 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, माइनस का मतलब गेन, तो कितना हो गया? 10। नियॉन का तो पता ही आपको एटॉमिक नंबर 10 ही होता है। सोडियम का 11 होता है, प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 11 में से 1 गया तो 10 हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, प्लस का मतलब लॉस, तो 12 में से 2 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया।
एल्युमिनियम 13 -3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब देखो जिसमें सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। कंसेप्ट क्लियर है। अब मेन चीज तो अब बताऊंगा क्या, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में एनायन, माइनस को क्या बोलते हैं, एनायन, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज भी उतना बढ़ेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज उतना घटेगा। ठीक है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा तो न्यूक्लियस के तरफ आ रहा है तो साइज घटते जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं इसका बताऊं ना, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है, जितना ज्यादा माइनस चार्ज उतना बड़ा साइज। तो अगर इस क्वेश्चन का मैं ऑर्डर बोलता हूं तो साइज का ऑर्डर ये आएगा। क्लियर है। मोर द नेगेटिव मोर विल बी साइज। क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ पे देख सकता हूं कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, -+2 तो कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, 18। क्लोरीन का 17, -1 तो 18। आपका पोटेशियम का 19 होता है, प्लस का मतलब एक लॉस तो ये भी 18। आर्गन 18, कैल्शियम का 20 होता है, 2 निकल गया तो 18। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो कंसेप्ट देख लेते हैं, माइनस वाला आगे होना चाहिए। देखो -2 है, -1 है, फिर आर्गन को होना चाहिए 0 ना, फिर +1 +2। तो देखो -2 -1 आर्गन, फिर +1 +2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। तो माइनस बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा, और धीरे धीरे साइज क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है। जल्दी उतार लो, 4 क्वेश्चन हो गया होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस लेने का कोशिश किया है जो आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी दिला सके। ठीक है। क्या बोला, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान देना भैया, ये सब चीज ध्यान नहीं देते हैं। रॉन्ग क्या बोला है, कि एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस एज वन मूविंग डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक, ग्रुपिंग डाउन डाउन डाउन, मूविंग डाउन। आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के जब हम लोग टॉप से बॉटम में जाते हैं, कहां जाते हैं भैया, टॉप से बॉटम में जाते हैं, तो साइज ना इंक्रीज करते जाता है। ये एकदम नॉलेज में होना चाहिए। क्यों इंक्रीज करते जाता है, जब हम लोग टॉप से बॉटम में जाते हैं तो सेल्स बढ़ता है, और सेल्स बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। एग्जांपल लेके बताऊं क्या, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, कहाँ ले लूं, मैंने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 11 होता है, पोटेशियम 19 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लिखोगे 2,1, इसमें 2 शेल होता है। सोडियम में लिखते हैं 2,8,1, इसमें 3 शेल होगा। पोटेशियम में होता है 2,8,8,1, इसमें 4 शेल हो गया। तो नीचे जा रहे हैं, शेल बढ़ रहा है, शेल बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है। ये बिल्कुल सही है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, मुझे गलत बताना है। क्लियर है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस एज मूविंग अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही बात है। टॉप से बॉटम में जाते हैं तो साइज बढ़ता है, पर अगर तुम लेफ्ट से राइट में जाओगे ना तो साइज डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसके पीछे का रीजन है, अगर आपको पता होगा, कि यहाँ पे ना जेड अफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, इसका मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, और अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो साइज डिक्रीज करता है। अभी के लिए नॉलेज के लिए आप जान सकते हो कि लेफ्ट से राइट में साइज डिक्रीज करता है, टॉप से बॉटम में साइज इंक्रीज करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे क्या बोला है, अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, जो मैंने देखो अभी एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं हर कुछ। अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इन द आयोनिक रेडियस। क्या बोला है, ध्यान से समझना, डाउट आता है। बोला है स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस। गलत है, क्यों, क्योंकि एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा ए पे +3, ए पे +2, ए पे +1, है ना। देखो समझा करो, जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करते जाएगा। देखो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ए प्लस का, A+2 फिर A+3, मतलब सबसे बड़ा साइज ए प्लस का, उससे कम A+2, उससे कम A+3। जितना छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा साइज होगा। स्टेटमेंट देखो क्या बोला है, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस, नहीं, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर विल बी द साइज। ठीक है ना, लार्जर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज। तो ये गलत है, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे भी पढ़ो, among isoelectronic species greater the negative charge larger is the ionic radii, बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ते जाएगा। क्लियर है ना। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो ऐसे भैया ध्यान रखना है। क्लियर है। जल्दी उतारो। चलो भैया होते जा रहा है, 5 क्वेश्चन आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ज्यादातर ना इनकरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए भैया केयरफुल रहिएगा। क्या बोला है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बहुत लोग को डाउट आ जाता है कि सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी बोल लो, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल लो, चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल लो, ये तीनों वर्ड सेम होता है। क्लियर है ना। तो बोला है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। ये एक्सेप्शन भी है, मैं आपको बताता हूं। देखो
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होना चाहिए था ऑक्सीजन का अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, ठीक है, पर होता है नाइट्रोजन का। क्यों, मैं समझा दूं क्या, आए हो तो सीख के जाओगे ना। देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, इसको लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p। नाइट्रोजन कहाँ गया भैया, हाँ, 1s2 2s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 2p3, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो p में मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3। आपको पता है p में आपका 3 रूम होता है, पहले सिंगली फिल करते हैं। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p 2p 2p4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 एंड 4 होता है कि नहीं होता है। आपको पता होगा हाफ फील्ड जो होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, और यहाँ पे ये तो हाफ फील्ड नहीं, ये पार्शियली फील्ड है। अगर तुम ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तब जाके ये हाफ फील्ड होगा, होगा या नहीं होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, सिंपल सा बात समझो कि मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कैन बी राइट एज 2,8,1। स्टेबिलिटी के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइज करना है। तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, क्योंकि भैया हाफ फील्ड है, स्टेबिलिटी है, कैसे निकाल दोगे इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन बोलेगा तुम ले जाओ मेरा भैया, जब तुम लेके जाओगे तभी तो मेरा स्टेबिलिटी आएगा। इसी वजह से कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, या हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। हाफ फील्ड होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्लियर है ना। अगला क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का चाहत, इलेक्ट्रॉन लेना है। आयोनाइजेशन मतलब निकालना है, एफिनिटी मतलब लेना है। इसको ना इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोल देते हैं कभी काल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये गलत बात है, ये एकदम मुंह पे याद रखना, 50 बार मैं बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, और पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए याद रखिएगा, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, मैं बता देता, सुनो। ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा होता है, और फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होता है। ये दो एक्सेप्शन अपने को याद रखना है, किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, याद रखिएगा, क्लियर है। और सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, ठीक है। तो ये गलत था तो मैंने बता दिया। अगला क्या बोला है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम, बिल्कुल सही बात है, ये भी वही वाला केस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ऑर्बिटल फुलफिल्ड है और ये पार्शियली फिल्ड होता है, तो इसी का ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद बोला था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ऑब्वियस सी बात है, हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर पूछा है तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सब लिख लेना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन का और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है फ्लोरीन का। ये सब बात जो बता रहा हूं लिखते चल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। आई होप कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, ये एकदम याद रखना है। जब आप लोग पढ़ोगे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो वहां पे ये कंसेप्ट बहुत यूज आने वाला है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, या इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल का होता है, उससे कम पी का, उससे कम डी का, सबसे कम एफ का। और ऐसा भी बोला जाता है कि भैया डी एंड एफ में ना पुअर शील्डिंग होता है, पुअर शील्डिंग होता है। अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं, इसमें रुकावट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आपका डी और एफ में पुअर शील्डिंग होता है। दैट इज द ऑर्डर एस पी डी एंड एफ, क्लियर है। ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा, एसपीडीएफ ऑप्शन नंबर 8, डायरेक्टली बताना है, ठीक है। चलो उसके बाद बोला है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ द अरेंजमेंट डज नॉट एग्री, कौन एग्री नहीं करता है, ध्यान से देखो। बोला इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, ऑब्वियस सी बात है, टॉप से बॉटम में जाते हैं, लीना कोड अब से फरियाद तो साइज बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, अपने को गलत बताना है। फिर बोला इंक्रीजिंग साइज, देखो एफ पे माइनस है, +2 +3 माइनस, फिर +1 +2, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है, पर मेरे को गलत बताना है, तो ये दोनों सही है। आगे देखो बोला है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आपको एक बात बता देता हूं कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ना इंक्रीज ही करता है, ठीक है। तो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। वैसे आप ये देख के भी समझ जाते, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल दे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दे,
क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, अभी मैंने जस्ट बताया था। तो ये ऑर्डर ऐसे भी गलत है, दैट्स माय फाइनल आंसर। तो हमें गलत बताना था, तो दैट्स माय फाइनल आंसर। बोले थे ना मैं क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से, ठीक है। तो ये भी देख के आप बोल सकते थे। क्लियर है? चलो, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट करा देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे। अब देखो, ये वही वाला क्वेश्चन है जो एक्सेप्शन बता रहा था। देखो, होना क्या चाहिए था, जो हम लोग पढ़ते हैं आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बोला जाता है कि लेफ्ट से राइट जो जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, और अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो भैया इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता है। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए था? लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियोन। दैट इज द ऑर्डर। पर ये गलत है, इसमें दो एक्सेप्शन अपने को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, एंड बेरिलियम एंड बोरोन में बेरिलियम का ज्यादा होता है। वही वाला कंसेप्ट आप चेक करोगे ना, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दिख जाएगा। जैसे इसका ऑर्डर जो आएगा वो ये आएगा, ये बोरोन है, फिर यहाँ पे बेरिलियम होगा, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन है, उसके बाद अपना फ्लोरीन है, दैट इज कॉल्ड द नियोन। ये आपका आंसर है। ये तो मैंने बता ही दिया था, ये बता देता हूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, आप खुद देख लो ना, 1s2 2s2, ये पूरा फुलफिल्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। कहाँ दिया देखो, लिथियम के बाद बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नहीं ये नहीं होगा। लिथियम के बाद बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ गलती है क्या यहाँ पे भाई? लिथियम है, उसके बाद बोरोन है, इसी दो में दिया, ये तो गलत हो जाएगा। लि- ठीक है भैया, लगता है दो ऑप्शन सेम हो गया यहाँ पे ना। ऑक्सीजन कर दो, यहाँ पे नाइट्रोजन कर दो, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उतार लेंगे फटाफट से, दैट्स माय फाइनल आंसर। चलिए, हो गया भाई, हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर? मेटेलिक कैरेक्टर अभी जस्ट बताया था कि भैया लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। क्यों? क्योंकि नॉन मेटेलिक स्टार्ट हो रहा है। और टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। याद रखना, अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि भैया नॉन मेटेलिक स्टार्ट हो रहा है। अगर एक साइड डिक्रीज किया है तो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कंसेप्ट अब देखो कैसे करेंगे, पहले अरेंज करो। सिलिकॉन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, फॉस्फोरस। अरेंज करना आना चाहिए। तो पहले मैंने लिखा सोडियम, सोडियम के बगल में होता है मैग्नीशियम, सोडियम को यूज कर लिया, मैग्नीशियम यूज कर लिया। फॉस्फोरस कहीं दूर में होगा, इधर कहीं फॉस्फोरस होता है, ठीक है, इसको भी यूज कर लिया हमने। उसके बाद दिया है बेरिलियम, बेटा मांगे तो बेरिलियम ऊपर होगा, बेटा मांगे, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन पहले आता है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। अरेंज कर लिया। देखो ये जो आता है ना, ये मेरा पी ब्लॉक में आता है, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा? सोडियम का होगा। उसके बाद किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे वाले का ज्यादा अच्छा होता है। मैग्नीशियम के बाद बेरिलियम का होगा, फिर सिलिकॉन का होगा, फिर फॉस्फोरस का होगा। दैट इज द ऑर्डर। कहाँ दिया हुआ देखो, ऑप्शन नंबर बी में है। सोडियम सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम कम, फिर बेरिलियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो, कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? 10 क्वेश्चंस कर लिए। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करना है अपने को। क्या बोला है? द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 1091। 1 को तो अन बोलते हैं तो यू लिखेंगे, 0 को नील बोलते हैं तो एन लिखेंगे, और 9 इन तो यू एन ई हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ये पता होना चाहिए, एब्रीविएशन पता होना चाहिए। 0 के लिए नील यूज करते हैं, 1 के लिए अन, फिर ऐसे जो यूज करते हैं ड्राई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ये सब अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? विच पेयर ऑफ द एलिमेंट्स केमिकली मोस्ट सिमिलर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के लिए बस आप पता होना चाहिए कि जिरकोमियम का और हैफनम का, जब आप देखोगे ना डी ब्लॉक एलिमेंट, तो देखना जिरकोमियम हैफनम होगा, इनका साइज ना ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इनका प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। ये क्वेश्चन बोर्ड में, क्लास 12 के बोर्ड में आया हुआ है, नीट जेईई हर जगह पूछा गया है कि जिरकोमियन और हैफनम। याद रखेंगे, रीजन भी पता होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से इस दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? मैच द कॉलम 1 to 2। आपका देखो क्या बोला है। तो मेरे को पता है कॉपर जो होता है ना, कॉपर देखना, ये आपका एटॉमिक नंबर इसका होता है 29। ये अपने आप में एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये डी ब्लॉक में पाया जाता है, और डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम लोग? डी ब्लॉक को जल्दी बता दो, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कहाँ है भैया ट्रांजिशन एलिमेंट, या ट्रांजिशन मेटल बोल दो। फ्लोरीन मेरा नॉन मेटल है, फ्लोरीन फ्लोरीन नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन बेसिकली पता है क्या होता है? ये होता है मेरा मेटलॉइड, ठीक है। और सीरियम तो लैंथेनॉइड होगा।
तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए का 2 कहाँ दिया हुआ है, ए का 2 इस दोनों में दिया, ए का 2, उसके बाद बी का दिया हुआ है 1, बी का 1, बी का 1, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलो चलो भैया क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ क्या बोला है, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन आर नोन एज, एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम याद है, इसको कौन कहेंगे भैया, गैलियम एंड जर्मेनियम। मेंडलीव्स याद आ रहा है कुछ, मेंडलीव, ठीक है। एका एल्यूमिनियम हो गया गैलियम, एका सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या बोला गया है, देखो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अकॉर्डिंग विद द प्रॉपर्टी। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही है, आपको पता होना चाहिए, टॉप से बॉटम में जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर घटने लगता है, बिल्कुल सही है। एसिडिक प्रॉपर्टी, एक बात बताऊं, इसमें डाउट आता है कि सर कैसे पता करते हैं। देखो एसिड का काम क्या होता है, H प्लस रिलीज करना। सिंपल शॉर्टकट बताऊं, यहाँ देखो HI है, यहाँ पे कौन HBr है, यहाँ पे कौन HCl है और यहाँ पे कौन HF है। ठीक है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड वीक होगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो H प्लस आयंस भी जल्दी रिलीज करेगा। और एसिड का मतलब ही क्या होता है, H प्लस, तो जो जितना जल्दी H प्लस रिलीज करेगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सही है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, बिल्कुल सही है। बॉन्ड डिसोसिएशन, इसमें सबको डाउट आ जाता है, सर फ्लोरीन का ही तो होना चाहिए, साइज छोटा है तो अट्रैक्शन तगड़ा होगा, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, ऊपर से इसमें लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर में रिपल्शन होता है, तो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो फ्लोरीन का नहीं होगा। यहाँ पे ऑर्डर पता है क्या आता है, क्लोरीन का आता है, उसके बाद ब्रोमीन का आता है, उसके बाद आता है फ्लोरीन का और सबसे लास्ट में आता है आयोडीन का। तो ये गलत है और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो 15 क्वेश्चन 15 कंसेप्ट के साथ मैंने आपको करवा दिया है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया, ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका वर्ड फाइल में भेज दूंगा। और बस इसी तरह से चैप्टर करते रहिए। केमिकल बॉन्डिंग मैंने कल डाल दिया था, अभी ये डाल दिया। और शाम के 7 बजे, आज 7 बजे ना, मेरा मोल कंसेप्ट का वीडियो आ जाएगा, इसको अच्छे से कर लेना, मोल कंसेप्ट का वीडियो। ठीक है, तो 15-15 जेई नीट के लिए एकदम तगड़े से करते चल जाओ। क्लियर है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।